नमस्कार। आज के हिंदू पोस्ट वार्ता डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया और उसके जो खतरे हैं, खास करके यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, टीन्स के लिए। और हमारे साथ आज जुड़े हैं पवन पांडे, जो देहरादून बेस्ड एक अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और पॉलिटिकल और कॉलमिस्ट भी हैं। और दीपा सिंह जी, जो मुंबई बेस्ड पॉलिटिकल कंसल्टेंट एंड मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं। तो आज के डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही वायरल मार्क जकरबर्ग ने एक अपना फोटो पोस्ट किया था अपनी फैमिली का, और उसमें एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने बच्चों के चेहरे छिपा दिए थे। तो तब से ये डिस्कशन छिड़ा है कि ऐसा क्यों किया और क्या आम लोगों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ समय पहले, जिसका नाम है द सोशल डायलेमा। उसमें भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर से बात हुई थी। एंड ये पता लगा कि वो लोग भी इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से ये डिज़ाइन हुए हैं या जिस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चों को इन प्लेटफॉर्म से दूर रखते हैं या उनका जो एक्सेस है वो लिमिट करते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग जिन्होंने खुद ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जब उनको ये चीज़ों से उनको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ खतरा है, तो आम लोगों को इसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। तो पवन, आपसे शुरुआत करते हैं। ज़रा बताइए कि जी। आपका क्या एनालिसिस है इसके बारे में। जो पहली चीज है जो हमें समझने की आवश्यकता है कि इनका सोशल मीडिया कंपनी कोई भी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो प्रॉफिट कैसे करेगी। द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप यू हुक्ड। ज्यादा से ज्यादा आपको वो अपनी स्क्रीन पे चिपकाए रखना चाहती है। जितना ज्यादा स्क्रीन पे चिपकाएगी उतना ज्यादा उसका रेवेन्यू होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप उसके लिए प्रोडक्ट है, वो सब कुछ आपके बारे में जानना चाहती है। So to keep you hooked, they have created algorithms that will keep you hooked. उसमें वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च है कि किस तरीके से आप घंटों घंटों सोशल मीडिया पे लगे रहें। So the first thing is whether it is children or adults, उनके एडिक्शन, उनकी जो आदत लगनी है वो तो उसमें उन्होंने उसको सर्टेनिटी दे रखी है कि लगनी, बिकॉज दे हैव लर्नड ह्यूमन साइकोलॉजी, उनको पता है। हाँ। So when you are the product and they have invested billions of dollars in making you the product, तो उससे फाइट करना बहुत मुश्किल है, उससे लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए इसका एडिक्शन होना एक साधारण सी बात है, बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी। और अल्टीमेटली इसका जो एडिक्शन है, इट लीड्स टू अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आपको लगता है कि आपके दोस्त जिन्होंने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं और दूसरी जगह पे कोई फोटो पोस्ट करी, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ मॉडल करने लगते हैं उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं उन पे। एंड दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज लीडिंग टू सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। ये मेरे इनिशियल कमेंट्स है। ऑब्वियसली देयर आर अदर इश्यूज आल्सो व्हिच वी कैन टॉक अबाउट लेटर। दीपा जी, योर थॉट्स। जैसे पवन ने बहुत सही बात बताई कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम होता है ना, एक यूजर को एक प्लेटफॉर्म पे लाने में एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी खर्च होती है। तो जब वो आ गया, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उसको हुक्ड ऑन रखे, वो जाए नहीं, वो मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करे। सो जो प्लेटफॉर्म डेवलपर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोगों को रियलिटी से निकाल के सोशल वर्चुअल वर्ल्ड में रख रहे हैं, तो उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है। एक बहुत पॉपुलर टर्म आप सबने भी सुनी होगी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो एक बार आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए और अगर आपने उसके बाद में अगर आप 5 मिनट के लिए भी हटते हो तो आपको लगता है कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर दूंगा, क्या ट्रेंडिंग है, मेरे दोस्त कहाँ पे हैं, वो कहाँ पार्टी कर रहे हैं। सो लोग एक वर्चुअल लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं। एंड उसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो यंगस्टर्स में दिखता है कि वो स्लोली अपनी रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो रियल लाइफ की चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, इफ यू सी, क्योंकि वो रियल लाइफ में उनको डील करना आता ही नहीं। उनका सिंपली है कि उनकी अटेंशन स्पैन कम हो रही है। तो साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, जो प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म से दूर रखते हैं। प्रिवेसी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आप देखोगे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं और ये प्लेटफॉर्म डेवलपर्स हैं, वो अपने बच्चों के पिक्चर्स नहीं डालते, लेकिन वो दुनिया को एनकरेज करते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे शेयर करो।
तो जैसा पवन ने बोला, साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा इशू जो अभी नजर आना शुरू हुआ है, बट इवेंचुअली ये बहुत बड़ा होने वाला है। जी, और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं वापस जाता हूँ उस डॉक्यूमेंट्री का जिसका मैंने पहले बात करी थी, द सोशल डायलेमा, कि एक फिजिकल इम्पैक्ट दिख रहा है हमें। तो रिसर्च करी गई थी कि सिंस 2009 जो यंग टीन्स हैं, मतलब दो एज ग्रुप्स 15 टू 19, ओल्डर टीन एंड यंग टीन गर्ल्स 10 टू 14, तो उनके अंदर एक बहुत मैसिव इंक्रीज दिखा है इन हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स, विच कुड बी आइदर जो कि डिप्रेशन से हो सकता है या उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी। सो दीज फिगर्स शो दैट जो सोशल मीडिया का यूसेज है वो यंग जनरेशन पे इट्स नॉट जस्ट अ सोशल फिनोमिनन, उसके एक मेडिकल इम्पैक्ट भी दिख रहा है। और जो ऑब्सेशन है या जो कंपैरिजन करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और लुक्स को लेके, तो इट बिकम्स एन ऑब्सेशन। सो यहाँ पे जो मैं बोलूंगा कि जो एक सेल्फ इमेज होती है ना, कि मैं कैसा अपने आप को देखता हूँ, दैट सेल्फ इमेज गेट्स नाउ बीइंग मोल्डेड बाय अदर्स। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे आपकी जब सेल्फ इमेज बनने लगती है, एंड यू सीक वैलिडेशन फॉर एवरीथिंग, कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, एंड वैलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, रिट्वीट्स और व्हाटएवर शेयरिंग। तो ये आपको नेचुरली, एंड इन यंग टीन्स दिस इज अ बिग इशू। जबकि सोशल मीडिया नहीं था उसके पहले भी जो लोग फैशन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनमें एक बीमारी देखी जाती थी, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज व्हेन दे स्टॉप ईटिंग बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज द आइडियलाइज्ड बॉडी ऑफ मॉडल्स और हमें ऐसा ही करना है। नो डाउट आफ्टर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया दिस हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, एनोरेक्सिया भी, एंजाइटी भी, इनसिक्योरिटी भी, एंड और एक और मोस्ट फिनोमेनन कॉमन। था बुलिमिया, जिसमें लड़कियां खाती थी एंड दे यूज्ड टू वॉमिट इट आउट। यस, करेक्ट, वो भी करेक्ट, होता है। करेक्ट। और छोटे बच्चों में, ये तो बड़े टीन्स की बात करें ना, लेट अस से 3 इयर्स और 5 इयर्स और 7 इयर्स ओल्ड, इरिटेबिलिटी, उनसे आप फोन लेकर के देखिए और तब आप उनका रौद्र रूप देखिए। सो फोन हैज बिकम देयर लाइफ। और पेरेंट्स को क्या है कि बिकॉज दे कैन, आई मीन इंडिया में वी कैन नॉट अफोर्ड अ नैनी, और जॉइंट फैमिली अभी रही नहीं कि नाना नानी या दादा दादी देख लें, तो फोन हैज बिकम द नैनी, कि फोन दे दो बच्चा शांत रहेगा। सो देयर इज, आई थिंक ऑल्सो, नॉट सोशल मीडिया बट पेरेंट्स की भी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एब्सोल्युटली, एंड वी इनफैक्ट विक्रम जी, पेरेंट्स यहाँ पे और उल्टा रोल प्ले कर रहे हैं। वो क्या है ना, बच्चों के साथ, अभी आप मॉल में जाओगे या कहीं खाना खाने जाओगे ना, आपको देखें, आपको माएँ देखती मिलेंगी शूट करते हुए अपने बच्चे को, क्योंकि उनको रील बना के डालना है। वो बच्चों के साथ क्यूट हरकतों वाली रील्स बना के डालती है, उनको लाइक्स ज्यादा मिलती है। सो एवरीथिंग इज जस्ट टू गेन द अटेंशन इन दैट सोशल वर्ल्ड। सो फॉर दैट दे आर डूइंग एवरीथिंग। और उसी दौरान उनके फ्रेंड्स वाली लिस्ट में किसी ने कुछ ऐसा डाल दिया जिसपे ज्यादा लाइक्स आ गए, तो फिर उनके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि अब कैसे मैं उसको बीट करूं। सो ये एक अजीब सी रेस चल रही है, तो लोग रियलिटी में जी नहीं रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर लोगों से पूछो कि लास्ट 15 दिन में आपने किसी खाने की खुशबू को फील किया है क्या, nobody is bothered about using their senses and all. Everyone is busy in shooting that, capturing that moment and posting it on social media. So it's so parents जो है ना कहीं एक तो बच्चों को फोन दे देते हैं, बट साथ ही वो बच्चों को, पेट्स को एज अ प्रॉप अपने सोशल मीडिया लाइक्स और रीट्वीट्स बढ़ाने के लिए यूज भी कर रहे हैं। जी नहीं, और ये बिल्कुल आपने सही कहा। एंड इसके साथ एक एसोसिएटेड फिनोमिनन है जिस पे अब हम बात करेंगे, जो है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग वाया सोशल मीडिया। एंड वी आर सीइंग, हमें रोज ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें कि बच्ची इंस्टाग्राम पे थी या फेसबुक पे थी, एंड दिस इज हैपनिंग बहुत ही यंग एज पे, 12-13 साल पे उनको, क्योंकि अब सोशल मीडिया से आपका कनेक्ट बन गया है बाहर की दुनिया के साथ, जो 10 साल पहले भी आपका एक सोशल सर्कल होता होगा 30-40 लोगों का, क्योंकि फिजिकल एक्सेस ही डिटरमिन करती थी कि आपसे कौन बात कर रहा है, स्कूल में, घर में या सोसाइटी में। पर अब क्योंकि आप अपना प्रोफाइल पब्लिक करके बैठे हो, आप दुनिया में कोई भी आपसे बात कर सकता है, आपको कनेक्ट कर सकता है।
और इनको बच्चों को बताया नहीं जाता है ये बातें। कुछ पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, या कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है कि वो समझाएं कि भाई क्या डेंजर्स हैं सोशल मीडिया के। तो वो एक रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाम होगा राहुल ऐसा कोई। धीरे धीरे बात बनती है, वो बहुत ही मीठी मीठी बातें होती हैं शुरू में, बच्चों को ग्रूम किया जाता है किसी तरह से, फिर उनके साथ उनका कोई फोटो मिल गया, उसको मॉर्फ कर लिया, या उनको प्रेशर डाल के मैनिपुलेट करके उनसे कुछ बातें निकलवा ली, और फिर उनके साथ जो शुरू होता है वो ग्रूमिंग जिहाद जो फिनोमिनन है, जिसको हमारा एलीट वर्ग आज भी उसको कहता है कि ये पूरा मिथ्या है, ये मानते नहीं है, बट ये रियलिटी है। और इसके लिए मैं एक केस आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जो दिखाएगा कि कितनी ब्रुटैलिटी तक ये जो प्रेडेटर्स हैं ये जा सकते हैं। तो ये केस है नवंबर 2022 का, लास्ट ईयर का ही है। इसमें एक मैरिड आदमी था, यूनुस पाशा, 25 साल का। इसने एक माइनर हिंदू लड़की 13 साल की थी, तो उसको उसने कुछ समय पहले एक मोबाइल गिफ्ट करा, और मुझे लगता है कि ये उस समय की बात थी जब कोविड का टाइम था और ऑनलाइन लर्निंग वगैरह। तो उसने शायद पढ़ाई के लिए उसको ये मोबाइल कहीं से गिफ्ट किया, और फिर धीरे धीरे उसने ब्लैकमेल करना और उसको मैनिपुलेट करना शुरू किया। उससे कुछ फोटोज उसने मंगवा ली, उससे उसने ब्लैकमेल करके नवंबर में वो उसके घर में गया, और उससे पहले उसने उस लड़की को बोला था कि अपनी जो ग्रैंड मदर है, वो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर पे थी, उसको स्लीपिंग पिल्स दिलवा के सुलवा दिया, और फिर उसने उस लड़की का रेप किया। बाद में जब पेरेंट्स आए, उस लड़की का अलग बिहेवियर देखा, तब जाके उनको पता लगा कि क्या हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पे भी बात नहीं रुकी, फिर उसके बाद भी वो आदमी यूनुस पाशा उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और उससे शादी कर लो। तो ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे रोज हमें केस देखने को मिलते हैं। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ये टीनेजर जो एज होती है ना, टीनेज, तो इसमें ये बड़ा मतलब इम्प्रेशनेबल एज होती है, एंड ऑफ्टन पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ. I mean, there are multiple changes emotionally, physically. Sometimes you don't like what your father is saying or what your mother is saying. Everybody goes through that. और अगर आप इट्स मतलब नेचुरली देखोगे, रेबेलियस एज एक तरह से। yes, I mean, yesterday I was telling somebody कि भगवान श्री राम भी इस स्टेज से गुजरे थे, और जब उस स्टेज से गुजरे, they started being, उनको घर वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, उन्होंने बोला कुछ नहीं, जैसे बच्चे बोलते ना, नहीं कुछ नहीं हुआ. They are become secretive with their parents. एंड खाना नहीं खाना, टाइम से नहीं जो भी काम करना, भगवान राम, ठीक है. तो अल्टीमेटली वहां पर फिर वशिष्ठ गुरु आए और उन्होंने उनको समझाया. द इंटायर बुक योग वशिष्ठ इज इन दैट कंटेक्स्ट. सो इट इज नेचुरल, ये होगा, और उसको डील करना बहुत जरूरी है. अभी होता क्या है, इस एज में इट इज वेरी इजी टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ समबडी, स्पेशली इफ यू आर नॉट अ फैमिली पर्सन. तो फ्रेंड्स और सोशल सर्कल बहुत, अभी सोशल सर्कल बहुत वाइड हो गया. जैसे आपने बोला कि किसी टाइम पे सोशल सर्कल यूज्ड टू बी 30-40, तो किसी टाइम पे उसके जो बड़े भाई होते थे, कजिन्स होते थे, दे यूज्ड टू काउंसल इन सच सिचुएशंस, तो वो थोड़ा सा ठीक समझा भी लेते थे. अभी क्या हो गया है, साइबर सोशल मीडिया इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सोशल मीडिया अभी केवल ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है. देयर आर नाउ फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. ऑलमोस्ट एवरी ऐप हैज अ सेटिंग फॉर चैट, और हमने देखा है कि लूडो का भी लोग यूज कर रहे हैं. ऑनलाइन लूडो जो है, पबजी का यूज करके लोग कर रहे हैं. तो जितने भी एप्स हैं, गेमिंग ऐप से लेकर के जो भी इंटरटेनमेंट के एप्स हैं, उन सब में सोशल मीडियाफिकेशन उनका हो चुका है. नाउ इट इज इजी टू गेट कॉन्फिडेंस. साइबर बुली करना भी इजी है, ऑनलाइन हैरेसमेंट आप कर सकते हो. सेकेंडली, आई थिंक one major thing we haven't talked about in India is privacy. One of the reasons Zuckerberg, जिसने अपनी बच्चों की फोटो छुपा रखी है, वो है identity theft. And India में it can be done rather easily. अगर आपकी फोटो सोशल मीडिया पे है, let us not say identity theft, but what happens often in India is morphed photos of girls. आपने वहां से फोटो उठाया, now AI is so powerful, you can create deep fakes within seconds. मैं जो बोल रहा हूं शायद मुझे रिकॉर्ड करके मेरे मुंह से कोई और कुछ भी बुलवा सकता है, किसी भी एक्टिविटी में मुझे दिखा सकता है, इफ दे हैव माय रिलेटिवली न्यू वीडियो फुटेज और कुछ फोटोज मेरी हैं तो.
and this will certainly become a very very big problem in coming times, deep fake की वजह से, AI की वजह से, और जो कि अभी एडवांसेस हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अगर यूएस में, यूके में जाएंगे तो उनके पास कम से कम ग्रूमिंग से डील करने के लिए लॉज हैं। वी डोंट इवन हैव लॉज टू डील विद ग्रूमिंग। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा उनसे 19 ठहरते हैं, थोड़ा उनसे कम आते हैं, और इस वजह से भी मेरे ख्याल है कि ये जो पैंडेमिक है जो हम देख रहे हैं, डेली केसेस ये बढ़ते जा रहे हैं। ग्रूमिंग अभी कोई क्राइम माना ही नहीं जाता है इंडिया में। यस, ओके। और एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो है ये इन्फ्लुएंसर कल्चर का जो राइज हुआ है, एंड इसमें हम देखते हैं कि अब कई बच्चों का तो ये एक तरह का करियर गोल है कि क्या बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। एक केस में यहाँ पे फिर से रेस करूंगा। एक बाइक स्टंटमैन है निजामुल खान, दिल्ली में। अब इसका एक चैनल है जिसमें ऑलमोस्ट मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके, ठीक है जी। और इसके बहुत सारे वीडियोस आपको, दे आर लाइक शॉर्ट स्टोरीज, एंड इन स्टोरीज में जैसे एक उसकी स्टोरी है गर्लफ्रेंड हो तो ऐसे। तो निजामुल अपने आप को प्ले कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है साक्षी। साक्षी अपनी डायमंड रिंग बेचती है निजामुल के लिए एक बाइक खरीदने के लिए। जब उसकी दोस्त उसको बोलती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि निजामुल ही उसके लिए सही है और उस दोस्त को नहीं पता। ये वीडियो के 13 मिलियन व्यूज थे। अब ये निजामुल कैरेक्टर जो है ये अरेस्ट हुआ था एक कमल शर्मा नाम के आदमी के मर्डर के लिए, क्योंकि कमल शर्मा निजामुल को अपनी बहन से मिलने से मना कर रहा था। तो ये एक तरह का जिसे कहते हैं कि फिक्शनल स्टोरी थी जो उसने बनाई थी, उसने रियल लाइफ में वही काम किया। और हमारे सिस्टम का आप ये हालत देखिए कि ये निजामुल को बेल मिल गई। ये जो केस इसका हुआ था ये था 2020 का, एंड इसको 1 साल के अंदर अंदर बेल मिली, और फिर ये बाद में अरेस्ट हुआ स्टंट्स करने के लिए। सो ये भी एक फिनोमिनन है जो कि बहुत दिख रहा है। और फेसबुक में आप जाएंगे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि एक्टिंग कर रहे हैं लोग, बट इट इज ऑल सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट। वो स्टोरी ऐसे बनाएंगे जैसे कि कोई पब्लिक सर्विस कर रहा है, किसी लड़की को बचा लिया, बट उस सबको दिखाने में जो वो चीजें दिखाते हैं, राइट, इट इज शॉकिंग। एंड इट इज लाइक जिस तरह की पहले बी मूवीज का कंटेंट होता था या एडल्ट रेटेड कंटेंट है, आजकल फेसबुक और इन सब पे ओपनली वो चल रहा है। और यहाँ पे अब मैं बात ये भी करूंगा कि जो रेगुलेशन का पॉइंट है कि अगर हम इस कंटेंट को फ्लैग करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई खास हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई बहुत ही वेग सा आंसर आ जाएगा कि हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे कोई उनका उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट टेक एक्शन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेटरी एस्पेक्ट, जो आपने टच भी किया था कि भारत में वो लॉज नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। So you have raised a very important point, जो inappropriate content का exposure है बच्चों को या teenagers को, and this is a type of, I will say, behavior modification type of operation, कि आप उनको एक idealized life दिखा रहे हो कि this is the idealized life. Now what they do is usually, I mean in such cases, जो content creators होते हैं बोलते हैं हम तो समाज दिखा रहे हैं, यानी जो भी हम कर रहे हैं it is a, ये समाज का दर्पण है। बट वो समाज का दर्पण ही नहीं है, वो समाज को प्रभावित भी करता है, समाज को किसी दिशा में ले जाने की क्षमता भी रखता है। और इसीलिए जो मैं अभी थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, जो हमारा नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, उन्होंने उसमें बताया था कि कुछ तरीके के प्लेज होने चाहिए तो उनकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि किस तरीके से आप जो एंटरटेनमेंट है, पब्लिक एंटरटेनमेंट, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ये जो कंट्रोल है, रेगुलेशन है, पहले परंपरा से था, अब तो परंपरा नहीं है, तो अब कानून का, विधि का सहारा है, वो भी इसमें कार्य नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें रेगुलेशन आए। अब रेगुलेशन कई तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी कैटेगराइजेशन, कि आप जो कंटेंट है उसको पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखो। अभी होता क्या है, आप अगर बच्चे यूट्यूब देखते हैं तो उनके जो फ्रंट पेज होता है उस पे कौन सा वीडियो उनको सजेस्ट होगा, यू डोंट नो व्हाट द एल्गोरिथम इज डूइंग। सो दैट शुड बी समवट मोर ट्रांसपेरेंट कि किस तरीके से उनको वीडियो सजेस्ट किए जा रहे हैं। और अगर कोई देख रहा है बच्चा, व्हेन यू हैव एवरीथिंग अबाउट हिम,
मतलब आप क्लियरली पता कर सकते हो किस तरह के वीडियो देखने की चॉइस से कि उसकी एज क्या है या क्या उसका मेंटल वो है, तो उसको उसी तरह के वीडियो सजेस्ट किए जाएं जो उस कैटेगरी से थोड़ा उससे वास्ता रखते हो या उस कैटेगरी के लिए अप्रोप्रिएट हो। अभी क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो रेगुलेशन नाउ। दिस कैन ऑफ कोर्स बी यूज्ड टू ड्राइव यू टुवर्ड्स एनीथिंग। ये आपको इंडिशन जो आप कह रहे हो जैसे जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद, डेफिनेटली उस तरफ भी ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आई थिंक जो एक बहुत बड़ा इश्यू दुनिया के सामने है, वोकिज्म, जेंडर आइडियोलॉजी। अभी जो वीडियोस बन रहे हैं, मैं ओटीटी की भी बात कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस जो पड़े हुए सभी के हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड से निकल करके सीरीज आ रही हैं बच्चों के लिए भी, और वहां से डेली न्यूज आती है कि दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, फिर भी उनको दिया जा रहा है। तो इस पे इंडिया में रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, और रेगुलेशन से पहले मेरे ख्याल से अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीपा जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे फ्रॉम अ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव? हाँ, रेगुलेशन की बात आती है ना, तो हर बार ये होता है कि प्लेटफॉर्म ओनर्स जो हैं वो ट्विटर और फेसबुक काफी सारी चीजों को कंप्लाई नहीं करते। अब अगर आप देखिए आज की तारीख के जो लेटेस्ट डेटा बताते हैं कि फेसबुक का जो यूनिवर्स है उसका 37.3% सब्सक्राइबर बेस भारत से आता है, विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अगर भारत से उनका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस आ रहा है तो भारत सरकार का एटलीस्ट उतना होल्ड होना चाहिए जहाँ पे वो उनको हमारे रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए फोर्स कर सके। और जो पवन जी ने बोला ये वही एग्जैक्टली सेम डिस्कशन है कि पहले मूवीज वाले जो फिल्म निर्माता थे वो पल्ला झाड़ लेते थे कि हम तो जो समाज में वही दिखा रहे हैं, हम कुछ अलग थोड़ी दिखा रहे हैं। बट मूवीज में फिर भी चीजें कंट्रोल हो पाती थी क्योंकि वहाँ सेंसर सर्टिफिकेट आ जाता था, वहां पे आदमी चल के थिएटर में जा रहा है तो पेरेंट डिसाइड करते थे इस जगह बच्चे को ले जाएं कि नहीं। अब पहली बात तो डिजिटल कंटेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई लॉज नहीं है हमारे यहाँ, न्यूडिटी को लेके, ऑब्सीन कंटेंट को लेके कोई लॉज नहीं। और दूसरा उसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। और एक चीज और है कि सोशल मीडिया पे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया राइट, बट वो राइट आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। सो इफ अ पर्सन रनिंग अ फेक अकाउंट फ्रॉम अ फेक आइडेंटिटी, देन उस पर्सन के पास राइट नहीं है क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं है, और जैसे आप आइडेंटिटी क्लियर करवा दोगे तो कहीं ना कहीं ये जो ऑड बिहेवियर है ना, जहाँ पे आप लड़कियों को फंसा रहे हो, सेक्स रिलेटेड टेक्स्ट भेज रहे हो एंड ऑल, उस पे कंट्रोल हो जाएगा बिकॉज वो अकाउंट आपके आईडी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजों में लॉ तो रोल प्ले करेगा ही करेगा, बट कहीं ना कहीं फैमिलीज को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा बिकॉज हम टीनेजर्स से जो है वो सेल्फ कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि वो एक फ्रेजाइल एज है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। एंड दूसरा वो जनरेशन गैप तो हर एरा में चलते आया है। तो पहले वो परिवार वालों से बात करते थे, अब वो टोटली स्ट्रेंजर से कनेक्ट कर रहे हैं और वो उनकी इस इमोशनल फ्रेजाइल सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो मल्टीपल जगह पे चेंजेस की जरूरत है, लॉ के लेवल पे, फैमिली की अवेयरनेस पे लेके, और कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यंगस्टर्स के साथ बैठ के इन सब चीजों पे कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कि इंडिया में हमारा अगर लॉ है भी, एंड बाय द वे हमारा एक इंटरमीडिएट गाइडलाइंस इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो आईटी रूल्स 2021 में आया था, हाँ, तो उससे पहले तो मानते ही नहीं, लायबिलिटी नहीं थी ना इनकी कुछ नहीं, भी। बट उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ा? इज दैट इनफ, या उसका इन्फोर्समेंट हमारा वीक है? क्योंकि अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में बिग टेक के अगेंस्ट बहुत लॉसूट चलते हैं जो सरकारें और यूरोपियन यूनियन चलाता है, एंड बड़े बड़े फाइन लगाए हैं उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑलमोस्ट गूगल हुआ, फेसबुक हुआ। तो भारत में आज भी हमारी सरकार है या हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर एक झिझक है कि बिग टेक से नहीं। हमने चाइना के ऊपर तो फटाफट बैन लगा दिया और सही भी किया। टिकटॉक में जिस तरह की चीजें वायरल हो रही थी और डेटा प्राइवेसी को लेके भी जो वहां पे चीजें निकल के आई थी सामने सारे चाइनीज एप्स पे, समहाउ जब वेस्ट की बात आती है या वेस्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक्ट करने से हम थोड़ा सोचते हैं ज्यादा। पवन, इस पे कुछ बताना चाहेंगे आप? I think this is the kind of soft power that West has in India.
ये पूरा का पूरा सॉफ्ट पावर का फंडा है, और ये हॉलीवुड से लेकर के जो सारा कंटेंट है ना, इट इज अगेन रीइंफोर्सिंग दैट सॉफ्ट पावर. माय ओपिनियन इज वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना. चाइना हैज डन वेल. आई मीन, हम कहते हैं कि इंटरनेट पे रोक है, बट मेरा सीधा सा पॉइंट ये है, इफ यू कैन नॉट हैंडल द गन, व्हाई हैंड यू ओवर द एंटायर गन विदाउट सेफ्टी? आप जब इंटरनेट हैंडल नहीं कर सकते तो आपको इंटरनेट इतना क्यों दिया जाए, वो भी विदाउट एनी ओवरसाइट? सो ये जो प्राइवेसी की बात है, एवरीथिंग इज फाइन, बट आई थिंक स्टेट हैज अ रोल टू प्ले हियर. स्टेट सर्टेनली हैज अ रोल टू प्ले, नॉट ओनली इन स्टॉपिंग ग्रूमिंग, यहाँ पर बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी. क्योंकि when you are competing against $1 billion industry which is hell bent on making you a product, it is very difficult to find unless you have state on your side. So state को तो इसमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा. Now चीन ने किया क्या है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल जितने भी ये YouTube हैं या बाकी एप्स हैं, उन्होंने उनके अपने वर्जन बनाए हैं, उनके सर्वर्स उनके पास में है which they can control. They have a famous Chinese firewall. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने ही, जिन एप्स को हम बोलते हैं खराब है, टिकटॉक अगर आप चीन में चलाओगे और यूएस में चलाओगे, आई एम टोल्ड देयर इज अ डिफरेंस. सिमिलरली पबजी अगर आप चीन में चलाओगे और यूएस में चलाओगे, देयर इज अ डिफरेंस. चाइना में आपके पास में लिमिट्स हैं कि आप इतने आवर्स से ज्यादा एक दिन में नहीं चला सकते. सो दीज थिंग्स आई थिंक पॉइंट to a certain direction. China is aware of the dangers. इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी बहुत सारे पाबंदियां लगाई हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो. Do's and don'ts. बिल्कुल, do's and don'ts. नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर्स, उनके जो इमिटेटर्स थे, उनका सोशल मीडिया भले ही मिलियंस ऑफ उनके व्यूज हो या फॉलोअर्स हो, हटा दिया. दैट इज द पावर ऑफ द स्टेट, बिकॉज दे रियलाइज्ड दिस इज समथिंग बैड, दिस इज बैड इन्फ्लुएंस. तो आई थिंक हमें उस तरह का स्टेट चाहिए. और अल्टीमेटली दिस इज माय विश, आई विल नॉट से दिस इज माय प्रेडिक्शन, दैट every country, at least a large country such as India, we should have our own internet which is somewhat shielded from outside influence. We have 140 crore people, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, यूजर्स हैं, कि हम अपना इकोसिस्टम सोशल मीडिया का डेवलप कर सकते हैं, जो कि प्रोबेबली बेटर रेगुलेटेड हमारे द्वारा हो सकता है, रादर देन ट्राइंग टू रेगुलेट यूएस प्रोडक्ट्स. और जब हम ऐसा दिखाएंगे तभी यूएस भी, चाइना के अंदर में यूएस के जितने भी सोशल मीडिया के जाते हैं, वो सर झुका के जाते हैं. अभी बीच में आप देखेंगे, सोशल मीडिया की बात नहीं करता, बट उनकी जेनेट येलेन है जो वहां पे बिग ऑफिसर, शी वेंट टू चाइना, उन्होंने 5 बार ऐसे सर झुकाया, और जो चाइनीज सामने ऑफिशियल था उसने एक बार भी नहीं झुकाया. उनके सामने सब झुक रहे हैं क्योंकि वो झुकाने की क्षमता रखते हैं. तो वो क्षमता हमें हमारे स्टेट को डेवलप करनी पड़ेगी. ये मेरा फाइनल कमेंट है. नहीं, बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये भी है ना कि चाइना वो सब कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इस मामले में मार देती है. हमारे यहाँ अगर स्टेट ऐसा कुछ डिसीजन लेता है तो अपोजिशन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो सारी चीजें लेके आ जाता है. बिकॉज अभी हर गलत चीज को तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी जब बेशरम रंग सॉन्ग आया था, I was opposing that song only because of one reason कि अभी घर की सारी औरतें, लड़कियां सब इस पे रील बना के इंस्टा पे डालना शुरू कर देगी, and slowly it will become those kind of clothes and those kind of moves will become a part of our society. पेरेंट्स अपने बेटे, छोटे बच्चों को उस पे डांस करवाते हैं. सो क्या होता है कि वो एक शुरुआत हो जाती है और फिर बहुत नॉर्मल फिनोमेना बन जाता है वो, और आपको रियलाइज ही नहीं होता कि कब आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो उस चक्कर में. तो बट दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लॉजिक इतना बड़ा आ जाता है, और कू की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, जबकि कू ने वो सब कुछ प्रोवाइड किया जो ट्विटर दे रहा है इस वक्त, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. The only way would have been कि ban Twitter in India, ban Twitter in India and coup will just rise up. जैसे चाइना ने ट्विटर अपने यहाँ बैन कर रखा है, तो उनका जो लोकल, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, Weibo I think. Yeah, Weibo. So Weibo is there, Baidu is there, I think for the replacement for Google. सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन है उनका. तो उन्होंने गूगल को ब्लॉक किया तब वो राइज हुआ. सो अनलेस आप फील्ड क्लियर करोगे, कोई राइज हो ही नहीं सकता. क्या ट्विटर राइज होने देगा? जैसे it's not about fair play.
Capitalism works like टिकटॉक, that. Capitalism हाँ has to टिकटॉक, go with state. यस, टिकटॉक के बैन के साथ चिंगारी आ गया जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट हाँ, है, एंड अगेन बिल्कुल। डूइंग वेल राइट नाउ। नहीं, बट देखिए यहाँ मेरा बस ये है कि हमारे जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म भी आए हैं उनके साथ भी मैं कई कुछ हद तक यही इश्यूज देखता हूँ कि कंटेंट की जो क्यूरेशन है या जिस तरह के एल्गोरिथम्स हैं वो फिर भी थोड़े से स्लीजी एंड ड्रिवन विद दैट सेम काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट। बट तो विक्रम जी, उसके लिए तो फिर कंटेंट गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, और भारत एब्सोल्युटली, में तो वही भारत वही जो का जो पवन बात कर रहे प्लेटफॉर्म, थे कि हाँ, स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्योंकि हम मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं सबसे पहले, इसलिए वेस्ट से जो भी बात उठ के आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, जबकि हमें अपने नजरिए से अपने समाज को अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को देखते हुए सोचना चाहिए। और तो मेंटल कॉलोनाइजेशन से निकलेंगे तब जाके हम ये डिजिटल कॉलोनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ऑल इसमें ट्राइंग टू से हियर। एक चीज मैं ऐड करूंगा कि सी इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली द स्टेट कैन इजीली कंट्रोल इट। जैक मा ने थोड़ा बहुत चूचा करी चाइना में, पता ही नहीं चला कहाँ गया, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग ही हैज इज बेस्ड इन चाइना। सिमिलरली जब इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसका सब कुछ इंडिया में है, वो जाएगा कहाँ अगर स्टेट की मानेगा नहीं तो? आप यूएस के हो या बाकी जहां के भी हो, तो आप नहीं, बाहर और जा ये सकते आपने हो, आप अच्छा पंगा पॉइंट ले रेस सकते करा, हो सरकार। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को भी देखें तो एक परसेप्शन है कि ये समहाउ ग्लोबल हैं, कि ये ग्लोबल कॉमन्स को बिलोंग करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, अभी ट्विटर बिल्कुल। फाइल्स ने साफ साफ दिखाया कि अमेरिकन स्टेट की कितनी रीच है, कि एफबीआई के एक्स एफबीआई का ऑपरेटर था जो उनका सीनियर एग्जीक्यूटिव बना हुआ था और वो वहां पे सेंसरशिप कर रहा था, राइट। गूगल में हमने देखा है कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल बायस काम करता है। अभी इलेक्शन में पूरा उनका इन्फ्लुएंस था इन फेवर ऑफ बाइडेन। सो दीज आर थिंग्स जो हमारे इकोसिस्टम या हमारे नैरेटिव में आती नहीं है, तो ये डेफिनेटली आना चाहिए। तो अभी फाइनली हम क्लोज करते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि एज पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन और ये सब तो चलिए, वी हैव टू कीप फाइटिंग दैट बैटल, बट एज पेरेंट्स हम क्या चीज कर सकते हैं आज? वो 2 चीज या 3 चीज क्या आप बताएंगे जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, जो नई टर्म फोमो के मतलब फोमो को काउंटर करने के लिए, दैट इज जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सो जो आप मिस कर रहे हो उसमें आपको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए पेरेंट, एज ए कम्युनिटी ऑल्सो, हम खाली जैसा आपने राइटली बोला कि प्लेटफॉर्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, लेकिन उससे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने एज ए कम्युनिटी साथ बैठ के सोशलाइज होना बंद कर दिया। जैसे वर्चुअल वर्ल्ड आया तो हमको वो वापस शुरू करना पड़ेगा। हमारा फैमिली टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। स्क्रीन से बंदा हटेगा तब जब वो कहीं और एंजॉय कर रहा होगा। So when we are there, when we are going out, when we are eating, we should be having a regular family time. We should be calling people. अभी क्या हो गया, अभी लोग आपस में घरों में जाते नहीं, फोन पे ही बात कर लेते हैं, चैट पे बात हो जाती है। तो we have to go back to our roots and we should start doing those community exercises, those meet up kind of a thing, going in nature, वो सब चीजें। और एक चीज मान के चलिए कि अगर हमने बच्चों में आज ये हैबिट्स डाल दिए कि मॉर्निंग वॉक है, बिना फोन के वॉक हो रही है, क्योंकि आजकल वो भी नहीं होता, वो भी कान में वो म्यूजिक लगा के कर रहे हैं। टेल देम टू एंजॉय द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो। अगर ये आदत हम अभी बच्चों में डाल देंगे, ये हमेशा थ्रू आउट द लाइफ वो उससे जुड़े रहेंगे। तो हमको एक ओनरशिप लेके अपना काम शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको खुद अपने फोन बंद करके अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठ के डिनर एंजॉय करना पड़ेगा, लंच एंजॉय करना पड़ेगा। दैट्स वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स हैव टू सेट द एग्जांपल। बच्चे तभी फॉलो Yes, करेंगे जब वो देखेंगे कि पेरेंट्स खुद नहीं चिपके हुए हैं फोनों के साथ। एंड yes. यहाँ पे बस मैं Children ये भी imitate बोलना, parents. बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू लर्न टू एक्ट एज पेरेंट्स। ये भी एक बहुत चल पड़ा है कि यू हैव टू बी अ फ्रेंड, विच आई एग्री। एज विद टीनेज चिल्ड्रन आपको उनके साथ उनकी चीजों को समझ के हर चीज आप अपनी नहीं उन पे इम्पोज कर सकते, बट स्टिल एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि भाई अगर हम बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए दिन में, राइट, और उनके साथ खुल के आप बात करिए जो डेंजर्स हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उनको दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो भी जरूरी है कि आप उनको बताइए कि ग्रूमिंग जिहाद होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें इतना रेडिकलाइजेशन है कि उनको
एक तरह की रिलीजियस मोटिवेशन है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के दूसरी कम्युनिटी की गर्ल्स को आप उनको ट्रैप करें और आप उनको धर्म परिवर्तन कराएं। तो ये बातें हमें खुल के करनी पड़ेंगी, ये समय आ गया है। जी ठीक है, करेक्ट। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन एंड नमस्ते।